हेलो गाइस। सो हम लोग इस वीडियो में आर्सेनिक पॉइजनिंग को पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एसीक्यूज और एमसीक्यूज इससे बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। अच्छा, अब हमारे पास आर्सेनिक जो है हमारे पास एक इरिटेंट पॉइजन है और ये हम जब हमारे पास जब इनटेक होता है तो मेटलिक टेस्ट देता है। अब ये जो है ना हमारे पास खुद जो है ना नॉन पॉइजनस है और इनसॉल्युबल इन वाटर है, लेकिन जो उसके ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं ना वो हमारे पास पॉइजनस होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कौन कौन सी फॉर्म में मिल सकता है। देखिए, हमारे पास ये सबसे पहले ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है, कॉपर के साथ मिल सकता है, या फिर किसी सोडियम या पोटेशियम या आर्सेनेट वगैरह के साथ मिला हुआ मिल सकता है। अगर ऑक्साइड के साथ मिलता है तो दो फॉर्म्स में मिल सकता है, वाइट या वो हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन या ओपेक ब्रिटल। तो अगर इन दोनों फॉर्म्स में ऑक्साइड्स में जब हमें मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे संख्या या सोमलखड़। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सल्फाइड्स जो हैं हमारे पास वो हमारे पास दो फॉर्म में मिलते हैं, येलो या रेड। अगर येलो है तो हमारे पास S3 होगा, जबकि रेड है तो S2 होगा। उसके बाद है हमारे पास कॉपर की फॉर्म में अगर मिलता है तो ग्रीन कलर मिलेगा। ठीक है, और ये कहलाएगा हमारा हिरवा। बाकी फॉर्म्स इसके जो होते हैं लीड के साथ मिल सकता है, सोडियम के साथ मिल सकता है, पोटेशियम वगैरह आर्सेनेट के साथ मिल सकता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करता है कि सल्फर हाइड्रल ग्रुप से मिलकर ना क्या करता है कि उसके साथ जैसे बाइंड कर देता है तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे रुक जाती है तो हमारे पास हमारे टॉक्सिक इफेक्ट्स नजर आते हैं। अब इसकी एक्यूट पॉइजनिंग है या हमारे पास क्रॉनिक पॉइजनिंग है, ये देख लेते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होता है कि पेशेंट को सबसे पहले मेटलिक टेस्ट आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसमें सिम्टम्स जो हमारे पास नजर आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कि इसकी तीन हम लोग इसके एक्यूट पॉइजनिंग को तीन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और नार्कोटिक, डिपेंडिंग ऑन द ऑनसेट ऑफ देयर एक्शन। अब सबसे पहले अगर हमारे पास ऑनसेट्स की 15 से 30 मिनट में हो रही है तो इट्स एक्यूट, और इसके जो मोस्टली इफेक्ट्स होंगे वो जीआई पे होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, वॉमिटिंग। अब भाई वॉमिटिंग और जो हमारे पास ये सारे इफेक्ट्स होते हैं ये तो बहुत कॉमन है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो पेक्युलर होते हैं जो हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो देखेंगे। वो कौन सा है इसमें, वो है डायरिया। डायरिया भी कौन सा, राइस वाटर स्टूल डायरिया, जैसे कोलेरा का होता है वैसा ही। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसमें हमारे पास हमें ब्लडी डायरिया मिल रहा होता है, जबकि कोलेरा में ब्लड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें एनल की इरिटेशन होती है और इंटेंस थर्स्ट। ये तो हमें पता है कि भाई पॉइजन के बाद हमें इंटेंस थर्स्ट लगती है, सिर्फ एक दो को छोड़ के, जैसे HNO3 वगैरह है उसको छोड़ के सॉरी HCl है उसमें हमारे पास सेलिवेशंस होती हैं। बाकी सब में हमारे पास इंटेंस थर्स्ट होती है और डिहाइड्रेशन होती है। उसके बाद है कि सब एक्यूट में हमारे पास क्या होता है, डेथ हो जाती है 7 to 10 डेज में। और ये जो है ना इसकी जो सिम्टम्स है ना वो हमारे पास इसकी सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास हमारे सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे वॉमिटिंग वगैरह, और ये कार्डियक फेलियर करवा सकता है। उसके अलावा ये जो है ना हमारे पास इस स्टेज में हमारे पास ये ना नेल्स में जाकर डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीज लाइन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है। मीज लाइन किस में नजर आता है, कौन सी पॉइजनिंग में। उसके बाद नार्कोटिक जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि हमारे पास मोस्टली जो हमारे हेड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, मतलब CNS और CVS, वो दोनों हमारे पास नजर आएंगे। मतलब सर्कुलेशन हमारे पास फेल हो जाएगी जिसकी डेथ होती है। और उसके अलावा CVS से हमारे पास CNS से हमारे पास होंगे हेडेक, वर्टाइगो और स्पाज्म वगैरह। ठीक है, अब इसके हम ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, स्टमक वॉश करते हैं हम लोग। स्टमक वॉश सब में हो सकता है सिवाय हमारे पास कुछ में, जैसे हमारे पास कोरोसिव्स हैं जो उसमें नहीं हो सकता। उसके अलावा एंटीडोट में हम लोग क्या देंगे, फेरिक ऑक्साइड देंगे, जो हमारे पास आर्सेनिक से मिलकर क्या बनाएगा, फेरिक आर्सेनाइड मिलेगा और ये हमारे पास निकल जाएगा बॉडी से। ग्रीसी सब्सटेंस रहेगी ताकि वो लाइन कर लें हमारे पास हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को, और हमारे पास इनको अब्जॉर्ब ना होने दें और उनकी जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ा दें। उसके बाद हमारे पास सलाइन परगेटिव्स देंगे, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, या एंटीडोट्स हमारे पास जो होते हैं हमारे चारकोल या सोडियम थायोसल्फेट। अब हम इसी क्रॉनिक पॉइजनिंग पे आते हैं तो भी हमारे पास कुछ ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। अब हमारे पास इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग में ना 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है ना इसका, उसमें हमारे पास न्यूट्रिशनल या GIT का इम्बैलेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वही हमारा वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, मेंटल फैटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब लगा हुआ होता है। सेकेंड वाला जो स्टेज होता है ना उसमें हमारे पास, उसमें क्या होता है कि हम आपको याद कैसे करना है, फर्स्ट स्टेज में हमारे पास स्टमक इन्वॉल्व है, सेकेंड में हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व है, और थर्ड स्टेज में हमारे पास जो है ना हमारे नेल्स, स्किन वगैरह ये इन्वॉल्व है, और फोर्थ स्टेज में हमारे पास हमारा जो मेजर हमारे पास बहुत हार्मफुल होता है वो CNS और CVS इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया GIT का कि GIT इन्वॉल्व होगा तो क्या क्या होगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि लंग्स इन्वॉल्व होंगे।
अब लंग्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जैसे टीबी के सिम्टम्स होते हैं ना, लाइक कफ होती है हमारे पास और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है अगर वो स्प्रेड होता है तो यही सब हमारे पास नज़र आएगा। कफ नज़र आएगा, रनी नोज़ आएगा, रनी आइज़ आएंगी, ब्रोंकियल इरिटेशन की वजह से हमारे पास हॉर्सनेस ऑफ वॉइस नज़र आएगी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसके बाद हमारे पास कफिंग वगैरह, रनी नोज़ और हो गया, कंजक्टिवाइटिस नज़र आएगी, मस्कुलरिस म्यूकोजा की इरिटेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसके बाद थर्ड है कि हमारे पास नेल्स, थर्ड स्टेज में हमारे पास नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे। मैंने बोला ना कि बाकी सारे पेरिफेरल नजर आएंगे, नेल्स ब्रिटल, वेस्कुलर इरोजन और रेन जो है ना पिगमेंटेशन, और जिसको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट है। और दूसरा मीज लाइन। फोर्थ में हमारे पास मैंने बोला CNS और CVS के आएंगे, तो हमारे पास वही बोन मैरो की डिप्रेशन हो जाती है, टिंगलिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स सॉरी नमनेस होती है, और मसल टेंडरनेस होगी, हेडेक, ड्राउजीनेस, विजन ब्लर। उसके बाद ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, वही हम लोग जो सबसे पहला एक्सपोजर को हटाएं, जो भी इसका एक्सपोजर है जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको हटाएं, देन बाल दें, देन विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और वही हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट। उसके बाद अब इसकी पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास प्यूट्रिफिकेशन को डिले कर देता है और डिकम्पोजिशन को रिटार्ड कर देता है। उसके बाद फैटी लिवर और फैटी मसल्स मिलेंगे, ये आपको आगे भी बहुत सारे में मिलेंगे, जैसे कि हमारे पास हमारे मर्करी वगैरह में मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेल्स का मैंने आपको बता दिया सैंपल्स, आधार से बता, हम लोग नेल्स में हमारी मीज लाइन मिल रही है तो हम उसका सैंपल ले सकते हैं, हेयर का ले सकते हैं, और उसके अलावा लॉन्ग बोन्स, बिकॉज ये बोन मेरा डिप्रेशन भी करवा रहा था उसकी वजह से ले सकते हैं। तो ये प्यूट्रिफिकेशन को डिले करता है, डिटोरेशन को डिक्रीज करता है, और उसका जो फेटल डोज है मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद है कि नेक्स्ट इज इसके कॉलेरा, और इसमें जो डिफरेंस है मैंने पहले बताया था। अच्छा, अब इसमें एक और होता है कि अर्सेनिक में क्या होता है, अर्सेनिक पॉइजनिंग में पेन बिफोर वॉमिटिंग, जबकि कॉलेरा में पेन आफ्टर वॉमिटिंग। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि इसमें ब्लड मिलेगा, इसमें ब्लड नहीं मिलेगा, इसमें कंजक्टिवाइटिस मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। देन वी हैव इसके सिस्टमेटिक इफेक्ट्स क्या होंगे। सिस्टमेटिक इफेक्ट्स मैं आपको पहले बताते थे। अब इसके वो पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा आपको, एक्सटर्नल में आपको क्या मिलेगा, डिहाइड्रेशन, साइनोसिस, जॉन्डाइज, और इसमें क्या होगा कि राइगर मोर्टिस आपका लास्ट लॉन्गर, मैंने आपको बता दिया था कि राइगर मोर्टिस लास्ट लॉन्गर एंड प्यूट्रिफिकेशन डिलेड। उसके बाद है कि संकिन आयन बॉल्स मिलेंगी, प्यूपल्स डायलेटेड मिलेंगे। इंटरनल में ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड वेलवेटी स्टमक मिलेगा। उसके अलावा पेटेक्टिल हेमोरेजेस इंपॉर्टेंट है, फैटी लिवर मैंने आपको पहले बता दिया। थैंक यू सो मच।